हेलो स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। सिक्स्थ क्लास के चैप्टर 5 हम लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम सिक्स्थ क्लास का सिक्स चैप्टर यानी छठी का छठा चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्थल रूप हैं। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन से कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से कुछ ऊंचे पर्वतों के नाम बताइए। 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, मकालू है, धौलाधर है, ऐसे कई सारे पर्वत हैं और क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं, इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थलरूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। चित्र 6.1 देखिए, इसमें कई सारे स्थल रूप बताए गए हैं। इनमें से कोई न कोई स्थल रूप हम अवश्य ही देखते हैं, क्योंकि हम धरती पर रहते हैं। धरती पर इस प्रकार के सभी पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब, प्रायद्वीप ये सब देखने को मिलते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं रहते हैं, तो इस प्रकार कोई न कोई स्थल रूप आपने देखा होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, यानी कि मैदान चाल्यमान है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। यानी कि पहली प्रक्रिया जो है वो आंतरिक प्रक्रिया है। ये देखिए यहाँ दिया गया है, पहली या आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता ये है कि पृथ्वी कहीं से ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ दूसरी तरफ है बाह्य प्रक्रियाएं। स्थल के लगातार बढ़ने या टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थलरूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं। ऊंचाई और ढाल के आधार पर उन्हें पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और दूसरी प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया है, जिसमें अपरदन भी आता है, निक्षेपण भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ की नदियां होती है। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी है जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित, भ्रंशोत्थान तथा ज्वालामुखी। आइए देख लेते हैं। यहाँ वलित पर्वत के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से जब वलन पड़ जाते हैं, यानी कि जब एक तरफ से चट्टान आ रही है, दूसरी तरफ से भी चट्टान आ रही है, उस प्रकार से चट्टान ऊपर नीचे हो जाती है। इस प्रकार जो वलन पड़ते हैं उससे बनने वाले जो पर्वत हैं उन्हें वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। आइए और देख लेते हैं। भ्रंशोत्थान पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। भ्रंशोत्थान का मतलब ये है कि जब कहीं भ्रंश पड़ जाए, यानी कि एक चट्टान और दूसरी चट्टान
ये चट्टान जब नीचे की ओर खिसक जाएगी और बीच का भाग ऊपर हो जाएगा तो ये ऊपर उठा भाग भ्रंशोत्थान पर्वत कहलाएगा। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत में एक ज्वालामुखी में से लावा निकलता है। उस लावा के निकलने की वजह से जो पर्वत बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कह देते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर सक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थान पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड होश तथा नीचे हुए खंडों को द्रोणी या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वाचेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। भारत में भी आप विंध्यन और सतपुड़ा को इस प्रकार के उदाहरण मान सकते हैं। और यहाँ नर्मदा नदी की घाटी और ताप्ती नदी की घाटी है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखें तथा इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। हम उदाहरण के बारे में जान चुके हैं और एटलस में आप देख सकते हैं। आप अपनी इच्छा से एटलस खोलिए और देखिए उसमें। अब जिस प्रकार से बताया गया था उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो भ्रंश पर्वत बन रही हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के महासागर होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइकिंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? ये आप अपने आप सर्च कीजिए और यहाँ देखिए जिस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत बताया गया था कुछ वैसे ही इस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। पठार। पठार ऊंची उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके डाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ सौ मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पर्वतों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर पठार में। अफ्रीका में सोना तथा हीरो के खनन के लिए क्या कौन सा प्रसिद्ध पठार प्रसिद्ध है? ठीक है। इसी प्रकार और भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज वगैरह मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान। समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं
वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को ये घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यात्सो नदी द्वारा निर्मित मैदान इसके कुछ उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थलरूप तथा लोग देख लेते हैं। स्वरूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना तथा सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थलरूपों पर उनमें रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? चलिए देखते हैं प्रमुख अंतर। देखिए, ऊंचे पर्वतों के अंदर बनाए जाने वाले मकानों की छतें अक्सर इस प्रकार की त्रिकोणाकार होती है ताकि जो बर्फ गिरे वो सीधा नीचे की ओर चली जाए। परंतु यदि आप मैदानों का मकान बनाने का डिजाइन देखोगे तो उसमें छत समतल होती है, जिसमें एक स्थान पर बारिश का पानी बाहर जाने के लिए स्थान बनाया होता है ताकि बारिश का जितना भी पानी है वो छत पर जमा न होकर के नीचे की ओर चला जाए। इस प्रकार ये अंतर देखने को मिलते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत बड़ा विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम इसके आसपास के क्षेत्रों यानी कि इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। देखिए, इसमें कुछ चित्र वगैरह दिए गए हैं और उसके बाद ये शायद लेसन समाप्त हो चुका है। हम चित्रों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है ताकि मेमोराइज करने में आसानी हो। चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। आप पहले चित्र को आप देखोगे रेगिस्तान वगैरह दिखाई देगा, दूसरे चित्र में आपको समुद्र का किनारा, तीसरे चित्र में आपको ये एक नाव के ऊपर होने वाली नाव रेसिंग है, चौथे चित्र में आपको कोई जंगल वगैरह का इलाका दिखाया गया है। ये कह रहा है कि चित्र 1, 2 और 7 में दिखाए गए स्थलरूपों के नाम बताइए। 1, 2 और 7 में देख लेंगे 7 नंबर चित्र में क्या है। चित्र संख्या 9 में दिखाए गए स्थलरूप का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। 3, 6 और 8 और 9 में आपको कौन सी गतिविधि दिखाई दे रही है। यदि हम देखते हैं 3 नंबर में, तो 3 नंबर में यहाँ पर बोट जो है वो चल रही है, बाकी सभी आकृतियाँ नीचे है, देख लेते हैं। 5 नंबर में घर वगैरह बने हुए हैं। 6 नंबर में आप चाय की पत्तियों को तोड़ते हुए लोगों को देख सकते हैं, ये मेघालयन क्षेत्र वगैरह में है। उसी प्रकार 7वां जो है उसमें कुछ मकान बने हुए हैं। 8वें में बोट राफ्टिंग का काम हो रहा है। 9वीं में कुछ बकरियां वगैरह पशु चराए जा रही हैं। 10वें में बर्फ वगैरह में पर्यटन घूमने के लिए आए हैं। इस प्रकार से ये सारा था। आज का ये लेसन हो गया हमारा पूरा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।